अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 किस्म की हैं: बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ये तीनों किस्म की यूनिट्स डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3 जो है वो भी डिस्कस करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ने एक सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स पर एग्री किया, जो कि 1960 में एग्री हुआ। तो उस वक्त जो सिस्टम बना उसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI सिस्टम was established in 1960। तो पूरी दुनिया में एक ही जैसा सिस्टम राइज करने के लिए इस कमेटी ने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पर एग्री किया। ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस with which the units in the system are amenable to arithmetical manipulation, it is in universal use by the world's scientific community and the most nations। जब ये सिस्टम नहीं बना था तो इससे पहले हर इलाके में अपना अपना एक सिस्टम राइज था। जैसे कि एक ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में अभी भी जो है लेंथ के लिए फीट यूज़ किया जाता है। तो पूरी दुनिया में एक ही जैसा सिस्टम होना चाहिए, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कमेटी जो है वो बैठी, जिसने 1960 में एग्री किया कि एक जैसा ही निज़ाम होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो उस वक्त जो सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। इस सिस्टम में अभी तक जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनकी 3 किस्म की टाइप्स हैं। सबसे पहले बेस यूनिट्स, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फिर डिराइव्ड यूनिट्स। अब चलते हैं कि बेस यूनिट्स क्या हैं। जैसा कि हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ 2 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, और बेस क्वांटिटीज़ हमने कहा था कि 7 है, जो कि लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैं। इन बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उनको बेस यूनिट्स कहेंगे, जो कि साथ ही होंगे। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट मीटर, अगर इसको सिंबॉलिकली लिखें तो m। इसी तरह मैस बेस क्वांटिटी है। इस बेस क्वांटिटी का SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है, जिसका सिंबल kg है। इसी तरह आप देख सकते हैं टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स से पहले मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। हमने कहा कि जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। इसी तरह जो क्वांटिटीज़
बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं उनको ड्राइड क्वांटिटीज कहते हैं, और ड्राइड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसा कि ये ड्राइव करेंगे हम फोर्स जो है हम ड्राइव करेंगे और उसका यूनिट्स भी देखेंगे क्या है। तो फोर्स इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, और फोर्स का जो यूनिट होगा वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होंगे वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और ड्राइड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे वो ड्राइड यूनिट्स कहलाते हैं। अभी तक दो यूनिट्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक फैसला नहीं हो सका कि क्या वो उनको बेस यूनिट कंसिडर किया जाए या ड्राइव्ड यूनिट कंसिडर किया जाए। तो इसलिए अभी तक उनको ना तो बेस यूनिट्स के अंडर रखा गया है ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स के अंडर रखा गया है, तो उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो वो अभी तक दो ही हैं जो कि दोनों की दोनों एंगल्स की हैं। एक रेडियन विच इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, और दूसरा स्टीरेडियन विच इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये दो यूनिट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक साइंसदान इस नतीजे पे नहीं पहुंच सके कि इनको बेस यूनिट्स में के अंडर रखा जाए या ड्राइव यूनिट्स के अंडर रखा जाए। तो सो दीज टू यूनिट्स आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे कि ये देख लें, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स and measures has not yet classified certain units of SI under either base units or derived units. These SI units are called supplementary units. For the time being, this class contains only two units which are purely geometrical quantities, and these are radian and steradian. रेडियन का सिंबल RAD लिखेंगे और स्टेरेडियन का SR लिखेंगे। तो अब ये देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है, इनको समझते हैं। रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल वही एंगल है जो हम एक कागज़ के ऊपर दो लाइंस के दरमियान में ड्रा करते हैं। जैसा कि ये एक लेट्स से ये एक लाइन है या रे है और ये एक रे है, इनके दरमियान में ये एंगल बन रहा है जो कि हम आमतौर पे डिग्रीज़ में लिखते हैं कि ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, सो ऑन। तो दिस इज़ प्लेन एंगल। रेडियन इज़ आल्सो अ प्लेन एंगल। रेडियन और डिग्रीज का आपस में रिलेशन होगा जो कि आगे जाकर ड्राइव भी हम करेंगे और देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। रेडियन कितना एंगल होता है इसको देखते हैं। लेट्स से कि कंसीडर दिस सर्कल। इस सर्कल का ओ पॉइंट जो है ये सेंटर है, और सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रा करें तो वो इसका रेडियस होता है। इसी तरह ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक रेडियस होता है। इसी तरह ये जो भी लाइन ड्रा करेंगे इसके सरकमफ्रेंस तक वो रेडियस होगा। तो चूंकि एंगल दो लाइंस के दरमियान में होता है तो हम दो रेडियस की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स से कि ये आपके पास एक रेडियस है ओ से लेके यहाँ तक, और इस रेडियस की लेंथ लेट्स से कि 20 सेंटीमीटर है। लेट्स से आप इस पॉइंट पे आ जाएं, इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस के अलांग आप चलना शुरू कर दें। इतना चलें कि जितना रेडियस है। हमने इस केस में रेडियस लेट्स से किया था कि ये 20 है, तो 20 सेंटीमीटर आप यहाँ से यहाँ तक चलें और यहाँ पे आगे रुक जाएं। फिर इस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं तो ये एक रेडियस बनेगा। तो इन दो रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनेगा इस केस में वो 1 रेडियन होगा।
यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक रेडियस है और इस सर्कमफ्रेंस से लेके दूसरे रेडियस तक डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि इस रेडियस का है। यानी लेंथ ऑफ आर्क शुड बी इक्वल टू रेडियस। अगर ये 20 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये आर्क जो है इसकी लेंथ जो है वो भी 20 होनी चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके इस रेडियस तक लेंथ ऑफ आर्क जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर ये जो दो रेडियस बनेगा, इन दो रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के दरमियान में होगा, ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एन आर्क, जो कि एक आर्क को कट ऑफ करते हैं। ये देखें, ये एक आर्क है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, और उस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये एक रेडियस है, आपने जितनी इस रेडियस की लेंथ है उतना ही आर्क की लेंथ होनी चाहिए। फिर उस दूसरे पॉइंट को ओ से मिलाएं तो ये एक और रेडियस मिलेगा। तो इन दो रेडियाई के दरम्यान में इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। आप देख लेंगे कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, वो एक अलग रिलेशन निकालेंगे। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ एन सर्कमफ्रेंस एन आर्क इक्वल इन द लेंथ टू द रेडियस एज शोन इन फिगर दिस। तो उम्मीद है कि आपको रेडियन की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि रेडियन इज अ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स, इसके बारे में अब यहाँ पे डिटेल से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इनका देख लें। स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल। 1 स्टेरेडियन कितना होगा इसके लिए देख लें। लेट्स से कि आपके पास एक स्फीयर है, प्लेन एंगल में हमने सर्कल लिया था और जो है सॉलिड एंगल के लिए हम स्फीयर लेंगे। जैसे कि बॉल है और वो अगर सॉलिड हो तो ये उसका सेंटर है, वो सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक जो लाइन होगी वो उसका रेडियस कहलाता है। अब स्फीयर की सरफेस के ऊपर एक सर्कल ड्रा करें और उस सर्कल का एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इतना सर्कल ड्रा करना है कि जिसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल। लेट्स से कि रेडियस जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एरिया जो है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये आपके पास रेडियस 5 है तो सर्कल जो है 25, 5 ज़ार 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर का सर्कल होना चाहिए। फिर इस सर्कल के हर पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें जैसा, तो आपको ये कोन की शेप में एक चीज़ मिलेगी। तो इस कोन में ये जो एंगल बनता है ये 1 स्टेरेडियन होगा। ये 3 डायमेंशनल है। The steradian is the solid angle, 3-dimensional angle, subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of the radius. एरिया कितना होना चाहिए? उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, एज शोन इन फिगर दिस। तो दिस विल बी 1 स्टेरेडियन। तो उम्मीद है कि आपको रेडियन एंड स्टेरेडियन दोनों की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो अब दोबारा चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हमने जैसे पहले कहा कि बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं वो
बेस यूनिट्स होते हैं जो कि 7 हैं, और ड्राइड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, उनके जो यूनिट्स हैं वो ड्राइड यूनिट्स कहलाते हैं। तो बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे ड्राइव यूनिट्स हैं। और वो कैसे ड्राइव होते हैं, एक दो एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे करके दिखाया गया है। ऐसा यूनिट्स आर मेजरिंग all other physical quantities are derived from the base and supplementary units. Some of the derived units are given in table. इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे कि फोर्स है, फोर्स का यूनिट आमतौर पे हम न्यूटन लिखते हैं, और बेस यूनिट्स की टर्म्स में अगर इसको देखें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे ड्राइव हुआ देखें हम, ये कर्सर को देखें। फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सलेशन, हमने कहा था एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मैस इंटू एक्सलेशन। मैस इज बेस क्वांटिटी, एक्सलेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको दोबारा कन्वर्ट करें बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में, एक्सलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सलेशन की डेफिनेशन अगर देखें, the rate of change of velocity is called acceleration, so velocity over time। अब velocity over time में अगर आप देखें तो velocity तो ड्राइव्ड यूनिट है और टाइम जो है ये बेस यूनिट है। तो सो velocity को दोबारा हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट्स में, तो velocity इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखें मैस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और टाइम। मैस भी बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ है वो भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम ओवर टाइम, टाइम स्क्वायर। अब इसका यूनिट्स बनाते हैं, तो ये तो हो गया फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर के इक्वल, ये ड्राइव क्वांटिटी हो गई। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मैस का यूनिट केजी, डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ है इसका यूनिट मीटर, टाइम इसका यूनिट सेकंड, और ऊपर स्क्वायर है तो साथ स्क्वायर भी डालेंगे। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ड्राइव हो गया। तो सो आमतौर पे हम फोर्स जो है उसको लिखते हैं कि न्यूटन है इसका यूनिट, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। ये इसलिए लिखा है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है कि जब आप बाद में एंट्री टेस्ट वगैरह देंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको ड्राइव करना आना चाहिए। इसी तरह वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी हमने ड्राइव किया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ उसका मीटर होता है, तो मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। सो यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका यूनिट ड्राइव करूँ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी बेस क्वांटिटी है और टाइम जो है वो भी बेस क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड इसका यूनिट बन गया। उसके बाद प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की अभी हमने ड्राइव की है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो गया तो ये मीटर ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो प्रेशर का यूनिट वैसे आमतौर पे हम पास्कल लिखते हैं। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा प्रेशर, एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये रिलेशन आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से ये ड्राइव होता है। इसी तरह बाकी भी ड्राइव की जा सकती हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3। वाई वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड मोल। किलोग्राम और मोल दो यूनिट्स हैं जो कि सब्सटेंस के अमाउंट को के दो यूनिट्स हैं। ये दो क्यों हैं, इन दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। केजी हम कहाँ यूज़ करते हैं और मोल कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द किलोग्राम एंड मोल आर 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोथ यूनिट्स आर यूजफुल इन डिफरेंट केसेस। जैसे कि यूनिट केजी कब यूज़ होता है, is useful when we consider a specific amount of substance without considering the amount or number of atoms or molecules present in it। केजी वहाँ पे यूज़ होता है किसी भी सब्सटेंस के का यूनिट केजी उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें इस चीज़ से कोई गर्ज ना हो कि इस सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। उनके नंबर्स के साथ हमारा कोई लेना देना ना हो, तो उस वक्त जो हम यूज़ करते हैं वो किलोग्राम, जो हम आम तौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूनिट यूज़ करते हैं वो केजी है। जैसे कि हम चीनी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 5 kg हमें चीनी दे दें, तो वो 5 kg देते हैं। हमने कभी नहीं ये कहा कि हमें इतने हज़ार मॉलिक्यूल चीनी के दे दें, तो वो कोई भी नहीं काउंट करता। तो जब हमें नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से कोई गर्ज नहीं होती तो उस वक्त हम यूनिट केजी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स से गर्ज होती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त हम मोल यूज़ करते हैं। द यूनिट मोल इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू कंसिडर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सब्सटेंस। We know that there are 6.02 into 10 raised to 23 atoms or molecules in 1 mole of substance, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके एक मोल में 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो ये दो यूनिट्स अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अहमियत रखते हैं और दोनों सब्सटेंस के अमाउंट के यूनिट हैं। तो लेकिन इनका यूज़ जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी।